हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस चोरी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसमें इन चोरों ने बैंक तो लूटा, मगर इस बार लूट के दौरान जो पैसे उन्होंने चुराए वो आम पब्लिक के पैसे नहीं थे, बल्कि ये पैसे अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के थे। ये पूरी चोरी एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ की गई थी जिसमें प्रेसिडेंट के करीबी लोग शामिल थे और इस चोरी में लूटी गई रकम थी लगभग $12 मिलियन, यानी आज के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए। इस चोरी को उस जमाने की सबसे बेहतरीन चोरी भी कहा गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगभग 125 पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे, जो जेफ कैनेडी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन साबित हुई। इस चोरी में शामिल गैंग को पकड़ने में एफबीआई के पसीने छूट गए और आखिरकार जब सच्चाई सबके सामने आई तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में उन लोगों के नाम सामने आए जिसके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो आखिर कैसे इस बेहतरीन और शातिर चोरी को अंजाम दिया गया, वो कौन लोग थे जो इस पूरी चोरी में शामिल थे और एफबीआई ने वो कौन सा जाल बिछाया इन चोरों को पकड़ने के लिए, ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। ये कहानी है एमिल डेंसियो नाम के एक शख्स की, जिसने यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में उस जमाने की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया और जिसने एफबीआई को दिन रात इस कशमकश में डाल दिया कि वो आखिर इस केस को सॉल्व करें तो कैसे करें। एमिल डेंसियो का जन्म ओहायो के गरीब परिवार में हुआ था और यही वो वजह थी कि वो हमेशा गरीबी से बाहर आना चाहता था। इस गरीबी से बाहर आने के लिए एमिल हर वो काम करता जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सके, और फिर चाहे वो काम सही हुआ गलत इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल बहुत कम उम्र से ही उसने चोरियों की शुरुआत कर दी थी और धीरे धीरे वो बैंक्स लूटने लगा, और यही वजह थी कि 70 का दशक आते आते वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक शातिर बैंक चोर के नाम से मशहूर हो गया था। वो इन बैंक रॉबरीज को इतने शातिर और चालाक तरीके से अंजाम देता कि ना तो इस दौरान कोई घायल होता और ना ही किसी की मौत होती, और वो चुपचाप वहाँ से बैंक लूटकर फरार हो जाता। बहरहाल एमिल अब तक 36 साल का हो चुका था और सन 1972 में एक दिन उसे अपने एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक के बारे में एक टिप मिलती है। जिस शख्स ने उसे ये टिप दी थी उसका नाम था जिमी हॉफा, जो उस वक्त अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में एक खतरनाक और जाना माना नाम था। जिमी एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड था जो अलग अलग गैंग्स से काम करवाता था, और अगर उनके बीच किसी भी तरह की कोई लड़ाई हो जाए तो वो उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ भी कराता था, या यूँ कहें कि जिमी उस वक्त एक गॉडफादर हुआ करता था। जिमी ने अपने गैंग के एक मेंबर के जरिए एमिल तक ये खबर पहुंचवाई थी कि लगूना निगल के यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है जिसमें $30 मिलियन रखे हुए हैं। ये टिप मिलते ही एमिल को लगने लगता है कि अगर वो इस रकम को लूटने में कामयाब हो गया तो फिर दोबारा उसे कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो इस चोरी की प्लानिंग में लग जाता है। हालांकि एमिल ने चोरी की प्लानिंग तो शुरू कर दी थी, मगर एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था कि यूनाइटेड कैलिफोर्निया जैसा छोटा बैंक जहां $1 लाख कैश भी मुश्किल से होता है, वहां $30 मिलियन कैसे हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब इस बैंक से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर सेंट क्लेमेंटे में था, और यही वो जगह थी जहां उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का पर्सनल घर था, जिसे वेस्टर्न व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता था। लगूना निगल के यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में जो $30 मिलियन रखे थे वो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के ही थे, और चूंकि वो दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे इसीलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। ये सारे पैसे वो ब्लैक मनी था जो प्रेसिडेंट रिचर्ड को अलग अलग लोगों ने डोनेट किया था ताकि वो इन पैसों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाएं, और इन्हीं पैसों को रिचर्ड निक्सन ने अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था, जिसमें से एक जगह थी यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक। अब सामने आता है इस कहानी का एक चौंकाने वाला पहलू, और वो ये था कि जिमी हॉफ, जिस गैंगस्टर ने एमिल तक यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में रखे प्रेसिडेंट फंड की खबर पहुंचवाई थी, वो खुद प्रेसिडेंट रिचर्ड को इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे देता था, और वो अब तक $3 मिलियन तक डोनेट कर चुका था। चूंकि जिमी क्राइम अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना नाम था, इसीलिए इलेक्शन से पहले अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उसे जेल जाना पड़ा था, और वो प्रेसिडेंट निक्सन से अपील करता है कि वो उसे बाहर निकलवाएं, और वो बदले में उन्हें और ज़्यादा डोनेशन देगा और प्रेसिडेंटल कैंपेन का प्रचार करने में उनकी और मदद करेगा। इस वक्त प्रेसिडेंट रिचर्ड अपनी इमेज को साफ करने के लिए हर कदम उठा रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने जिमी के इस ऑफर को ठुकरा दिया और उसकी सज़ा को बरकरार रखा। इस बात से जिमी और प्रेसिडेंट रिचर्ड के बीच में दूरियां आ गईं, और अब वो किसी भी कीमत पर अपने $3 मिलियन वापस चाहता था जो उसने प्रेसिडेंटल इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए थे, और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये पैसे बाकी सारे फंड्स के साथ यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक के वॉल्ट में रखे हुए हैं। अब जिमी दिन रात इसी सोच में रहने लगा कि वो इन पैसों को बैंक से कैसे निकाले, और तब उसके दिमाग में एमिल का नाम आता है जो उस ज़माने का एक बेहतरीन बैंक रॉबर था, और वो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक और उसमें रखे पैसों के बारे में उस तक खबर पहुंचवा देता है। ये एमिल की ज़िंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी, और वो इसके लिए तैयारियां और प्लानिंग शुरू कर देता है।
अब वो सबसे पहले उन लोगों की एक टीम बनाना शुरू करता है जिन पर वो भरोसा कर सके और जो इस चोरी को अंजाम देने में उसकी मदद कर सकें, और इसीलिए वो इस गैंग में अपनी फैमिली मेम्बर्स को शामिल करना शुरू करता है। सबसे पहले उसने जिस शख्स को अपने गैंग में शामिल किया वो था उसका भाई जेम्स डिंजियो, और फिर उसने अपने भांजे हैरी बार्बर और अपने साले चक मलिंगन को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब उनकी 4 लोगों की एक टीम तैयार हो चुकी थी, मगर एमिल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उसे अपने एक और दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम था फिल क्रिस्टोफर। फिल क्लीवलैंड का रहने वाला था और वो अपने साथ एक और दोस्त को ले आया जिसका नाम था चार्ली ब्रोकेल। चार्ली भी पहले कुछ बेहतरीन चोरियों को अंजाम दे चुका था और अब उनकी 6 लोगों की एक बेहतरीन टीम तैयार हो चुकी थी जिसमें सब मंझे हुए क्रिमिनल शामिल थे। बहरहाल टीम तैयार होने के बाद एमिल सभी गैंग मेंबर्स को इस चोरी और वो कौन से बैंक को लूटने वाले हैं इस बारे में बताता है, मगर एक बात थी जो उसने सभी गैंग मेंबर्स से छुपाई थी, और वो ये थी कि जो पैसे वो लूटने वाले हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के हैं। इस चोरी में लूटे जाने वाली असली रकम के बारे में महज 3 लोग ही जानते थे, जिसमें एमिल, उसका भाई जेम्स और उसका साला चक शामिल थे, और इस लूट का सबसे बड़ा हिस्सा भी यही तीनों आपस में बांटने वाले थे। क्योंकि इस चोरी के बाद $3 मिलियन जिमी हॉफा को जाने वाले थे जिसने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए डोनेशन दिया था, और $3 मिलियन बाकी 3 मेंबर्स में बंटने वाले थे, और बाकी के बचे $24 मिलियन एमिल, उसके भाई और उसके साला आपस में बांटने वाले थे, यानी हर शख्स को $8 मिलियन मिलने वाले थे। इस गैंग का हर मेंबर अपने आप में एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था जिसे कई सालों का एक्सपीरियंस था, और वो सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि लूट के दौरान उन्हें क्या करना है, और अब उनकी पूरी गैंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हर उस चीज़ का इंतज़ाम करने में लग जाती है जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली थी, और वो टॉर्च से लेकर वायर बॉम्ब का इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एमिल ओहायो का रहने वाला था और उन्हें ये चोरी लगूना निगल कैलिफोर्निया में अंजाम देनी थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो थी चोरी में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान को कैलिफोर्निया तक पहुंचाना, और इसके लिए भी वो एक बेहतरीन रास्ता निकाल लेता है। इस बार एमिल अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए सारे सामान को कैलिफोर्निया भेज देता है और वो अपनी पूरी गैंग के साथ कैलिफोर्निया के लिए फ़्लाइट पकड़ लेता है। कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद उनके सामने जो सबसे ज़रूरी काम था वो था एक ऐसी जगह ढूंढना जहां से वो अपनी चोरी की प्लानिंग कर सकें और पुलिस का ध्यान भी उस जगह पर ना जाए। बहरहाल अब वो लोग यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घर रेंट पर ले लेते हैं, और इस घर की खास बात ये थी कि इस घर से बैंक की छत साफ दिखाई देती थी। अब उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जिसे वो लोग हेडक्वार्टर के नाम से बुलाते थे, और अब वो लोग अपनी आगे की तैयारियों में लग जाते हैं। सबसे पहले उन्हें गाड़ी की ज़रूरत थी जिसमें वो लोग चोरी करने के बाद भाग सकें, और इसीलिए एमिल 1962 मॉडल की एक ओल्ड्समोबिल कार खरीद लेता है। इस कार को खरीदने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसकी डिग्गी काफ़ी बड़ी थी, और एमिल का मानना था कि इसी बड़ी डिग्गी में वो बैंक को लूटने के औजार रखेंगे और बैंक को लूटने के बाद सारा कैश इसी डिग्गी में रखकर भाग निकलेंगे। चूँकि ये कार सेकेंड हैंड थी इसलिए एमिल ने इस कार को एक फर्जी नाम पर ट्रांसफ़र कराया था, और अगर कोई भी इस कार को ट्रेस करके उन तक पहुंचने की कोशिश भी करेगा तो भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब तक इस चोरी की प्लानिंग में उनके कई हज़ारों डॉलर्स खर्च हो चुके थे, मगर वो सभी ये बात जानते थे कि अगर उनकी ये लूट कामयाब हो गई तो उन सबकी ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी। बहरहाल अब वो लोग अलग अलग टीम्स बनाकर बैंक और उसके आसपास हो रही हर मूवमेंट पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगते हैं, जिसमें वो बैंक के खुलने और बंद होने की टाइमिंग, बैंक में आने जाने वाले कस्टमर्स और दिन में बैंक के बाहर इस एरिया में कितनी भीड़ होती है, हर चीज़ को नोट कर रहे थे। इसी दौरान एक बात ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ये थी कि जितने दिनों से वो बैंक पर नज़र रख रहे थे इस दौरान एक भी पुलिस की गाड़ी वहाँ से होकर नहीं गुजरी, जिसका साफ मतलब था कि बैंक लूटने के बाद वो बहुत आसानी से यहाँ से भाग सकते थे। एमिल और उसकी गैंग के लिए एक अच्छी खबर और थी कि इस बैंक के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, और अगर सिक्योरिटी के नाम पर कुछ था तो वो थी एक अलार्म बेल जो बैंक के बाहर थी। यह अलार्म बेल उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि एमिल ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था और वो जानता था कि इसे कैसे बंद करना है। क्योंकि ये बैंक स्ट्रिप मॉल के एक हिस्से में था इसलिए एमिल और उसकी गैंग को कई बातों का ध्यान रखना था ताकि वो बिना पकड़े और बिना किसी की नज़र में आए बैंक के अंदर बाहर आ जा सकें। इस चोरी का सबसे मुश्किल हिस्सा यही था कि ये बैंक मॉल की बिल्डिंग से घिरा हुआ था और उन्हें इस बिल्डिंग से होकर बैंक तक पहुंचना था, और एमिल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अलार्म डिसेबल करने के बाद उन्हें बैंक की छत में ड्रिल मशीन से होल करने होंगे ताकि वो इसमें बॉम्ब लगाकर इसे उड़ा सकें। ये सब कुछ उन्हें बिना किसी की नज़र में आए और बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचे करना था, और इस छत से होकर ही उन्हें उस वार्ड तक पहुँचना था जिसके अंदर सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस थे।
बहरहाल कई महीनों की प्लानिंग के बाद एमिल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने वाला था और उसके टारगेट पर सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी प्रेसिडेंट रिचर्ड की बेशुमार दौलत जो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में जमा थी। एमिल इस चोरी की प्लानिंग में हर पहलू पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहा था और इसीलिए उसने कुछ स्कैनर्स भी खरीद लिए थे जो वो बैंक के बाहर लगाने वाला था ताकि अगर पुलिस वहाँ आए तो उन्हें पता चल सके। एमिल के गैंग के 2 लोगों ने कुछ सीढ़ियाँ चर्च के बाहर से चुरा ली थी ताकि वो इन सीढ़ियों की मदद से बैंक की छत पर चढ़ सके। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन्हें इस चोरी को अंजाम देना था और एमिल सभी 6 मेंबर्स को 3 दिन की टीम्स में बांट देता है। प्लान के मुताबिक जेम्स और एमिल सबसे पहले इन सीढ़ियों से बैंक की छत पर पहुंचते हैं और वहीं क्रिस्टोफर सीढ़ी के पास शॉटगन लिए खड़ा रहता है ताकि किसी के वहां आने पर उन्हें चौकन ना कर सके। उधर गैंग के बाकी 3 मेंबर्स सभी बैग्स को मिट्टी से भरना शुरू करते हैं ताकि जब वो वॉल्ट की छत को बॉम्ब से उड़ाएं तो इन बैग से बॉम्ब्स की आवाज़ को दबाया जा सके। बहरहाल एमिल और जेम्स जब अपने सभी औजारों के साथ बैंक की छत पर पहुंच जाते हैं, एमिल सबसे पहले बैंक अलार्म्स को डिसेबल करने का काम शुरू करता है। चूंकि अलार्म बिल्कुल छत के नीचे ही थे इसलिए एमिल इस पर लिक्विड स्टाइरोफोम स्प्रे करता है और जब स्प्रे का लिक्विड पूरी तरह जमकर हार्ड हो जाता है तब अलार्म की बेल भी जाम हो जाती है, जिसका मतलब था कि अब ये अलार्म कभी काम नहीं करेगा। अब अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों बिल्कुल छत के उस हिस्से में होल करना शुरू करते हैं जो बिल्कुल वॉल्ट के ऊपर था और इस दौरान गैंग के बाकी मेंबर्स मिट्टी से भरे बैग्स लेकर छत के ऊपर आ जाते हैं। छत में गड्ढा होने के बाद सबसे पहले एमिल और जेम्स वॉल्ट की छत पर उतरते हैं और अंदर के सभी अलार्म्स को डिसेबल कर देते हैं और अब उनके सामने जो आखिरी काम बचा था वो था इस वॉल्ट के अंदर घुसकर $30 मिलियन चुराना। एमिल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वॉल्ट के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए वो और उसकी टीम अब वॉल्ट की छत में ड्रिल मशीन से छोटे छोटे होल्स करना शुरू करती है। वॉल्ट की छत में उन लोगों ने कुल 6 होल्स किए और हर होल में डायनामाइट बॉम्ब फंसा दिए ताकि वॉल्ट की छत को उड़ाया जा सके और बॉम्ब की आवाज़ को दबाने के लिए मिट्टी से भरे बैग्स उन लोगों ने डायनामाइट के ऊपर रख दिए। चूँकि ये सभी डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से भरे हुए थे, मगर इसमें एक परेशानी ये थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि डायनामाइट ब्लास्ट ही होंगे, मगर किस्मत ने एमिल और उसकी गैंग का साथ दिया और ये सभी डायनामाइट ब्लास्ट हो गए। मिट्टी से भरे बैग्स का ये फ़ायदा हुआ कि ब्लास्ट की आवाज़ पूरी तरह इसमें दब गई और आसपास किसी को इस धमाके के बारे में कुछ पता नहीं चला। बहरहाल ब्लास्ट होने के बाद जब वो लोग बैग्स को हटाते हैं तब उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है क्योंकि उनके सामने लोहे की रॉड्स थी जिसकी दूसरी तरफ सेफ डिपॉजिट बॉक्स साफ दिखाई दे रहे थे। अब वो लोग अपने साथ लाई एसिटिलीन टॉर्च की आग से इन लोहे की रॉड्स को काटते हैं और एक एक करके वॉल्ट के अंदर उतर जाते हैं जहां लगभग 500 सेफ डिपॉजिट बॉक्स उनके सामने थे। वो सभी अपने साथ नुकीली हथौड़ियाँ लेकर आए थे और अब वो इन हथौड़ियों से सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स पर मारना शुरू करते हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी सेफ बॉक्सेस खुलने लगते हैं। चूंकि रिचर्ड के पास पहले से ही ये खबर थी कि कौन कौन से सेफ्टी बॉक्स में प्रेसिडेंट रिचर्ड के पैसे रखे हैं, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोल रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपनी लूट को अंजाम देकर यहाँ से निकल सके। अब एमिल जैसे ही पहले सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलता है वो देखता है कि ये बॉक्स पूरी तरह $100 के नोटों से भरा हुआ था, मगर इसमें सिर्फ $2 मिलियन ही थे। वो अपनी टीम से कहता है कि वो बताए हुए नंबर्स के सेफ्टी बॉक्सेस को एक एक करके खोलना शुरू करें और जब इन सेफ्टी बॉक्सेस से बेशुमार दौलत निकलना शुरू होती है तब ये देख उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। अब धीरे धीरे सूरज निकलने की शुरुआत होने लगती है और अभी भी सैकड़ों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुलने बाकी थे, मगर चूंकि बैंक 2 दिनों के लिए बंद था इसलिए एमिल और उसकी गैंग अगली रात वापस लौटने का फैसला करते हैं। उनमें यह तय होता है कि वो अगली रात यानी सैटरडे की रात को वापस लौटेंगे और बचे हुए सेफ्टी बॉक्सेस को खोलकर उसमें से सारे पैसे निकाल लेंगे। बहरहाल अब एमिल छत पर हुए गड्ढे को लकड़ी के टुकड़े से छुपा देता है ताकि किसी का ध्यान इस तरफ ना जाए और वो सभी लोग बैंक से निकल जाते हैं। सैटरडे की दोपहर वो लोग पूरा वक्त अपने घर से दूरबीन की मदद से बैंक की छत को देखते रहे कि किसी को इस चोरी के बारे में पता तो नहीं चला। एमिल को अब तक ये बात समझ आ गई थी कि अगर उसे सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने हैं तो उसे अपनी गैंग में और लोग शामिल करने होंगे और इसीलिए वो 2 और लोगों को इस लूट में शामिल कर लेता है। अब उनकी गैंग में कुल 8 लोग हो चुके थे और वो सभी सैटरडे की रात को फिर से वॉल्ट के अंदर पहुंचकर अपनी चोरी की शुरुआत करते हैं। हालांकि अब तक सब कुछ बहुत सही जा रहा था और वो लोग बहुत आसानी से सेफ्टी बॉक्सेस को लूट रहे थे, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। एमिल का साला चक मलिलन जो बैंक के बाहर खड़ा नजर रख रहा था वो वॉकी टॉकी पर गैंग के सभी मेंबर्स को ये खबर देता है कि उनकी कार के पास एक कार आकर रुकी है। इस कार में क्लीनिंग स्टाफ था जो मॉल और बैंक के बाहरी हिस्से की सफाई करता था और एमिल और उसकी गैंग की किस्मत अच्छी थी कि इस क्लीनिंग स्टाफ को ये पता नहीं चला कि बैंक के अंदर चोरी हो रही है।
पहला जब तक ये क्लीनिंग स्टाफ सफाई करता रहा तब तक उन लोगों ने वॉल्ट में अपनी चोरी को रोक दिया और वो सभी बिना कोई आवाज़ के अंदर चुपचाप बैठे रहे ताकि बाहर किसी भी तरह की कोई आवाज़ न जाए। अब मंडे की सुबह के 4 बज चुके थे और उनकी पूरी गैंग अब तक 450 डिपॉजिट बॉक्सेस को खोल चुकी थी और वो इस वॉल्ट से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वॉल्ट से निकलने के दौरान एमिल हथौड़ी से वॉल्ट के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से मारता है जिससे वॉल्ट की टाइम क्लॉक ख़राब हो जाती है और फिर वो वॉल्ट के दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसका साफ मतलब था कि अब बैंक एम्प्लॉयज़ भी वॉल्ट को नहीं खोल पाएंगे। अगली सुबह बैंक अपने वक्त से खुलता है और सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान बैंक मैनेजर अपने हाउसकीपिंग वाले से कहता है कि वो छत पर जाकर वहाँ की भी सफाई कर दे और जैसे ही हाउसकीपिंग वाला बंदा छत पर पहुँचता है वहाँ का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो फ़ौरन दौड़कर बैंक मैनेजर को बुलाता है और बैंक मैनेजर जैसे ही टेरेस पर पहुँचता है वो देखता है कि टेरेस और वॉल्ट की छत में एक गड्ढा है और सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खुले पड़े हैं। ये देखते ही वो फ़ौरन पुलिस को खबर कर देता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचकर बैंक एम्प्लॉयज़ से पूछताछ शुरू कर देती है। एक सवाल पुलिस को बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक जैसे छोटे बैंक को चोरों ने अपना निशाना क्यों बनाया और इतनी बेहतरीन चोरी को अंजाम देने की आखिर वजह क्या है। बहरहाल छानबीन के दौरान जब पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ऐसी चोरी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है, तब वो इस चोरी की खबर FBI को दे देते हैं। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंट पॉल चेम्बरलिन को दी गई और साथ ही साथ सेंटाना कैलिफोर्निया से स्पेशल एजेंट फ्रांसिस को भी इस केस पर लगाया गया। ये वो दौर था जब लॉस एंजलिस को उस वक्त दुनिया का बैंक रॉबरी कैपिटल कहा जाता था, जहां चोर अलग अलग बैंक्स में बड़ी लूट को अंजाम दिया करते थे और ये पूरी कैलिफोर्निया पुलिस और FBI के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। ये ज़्यादातर चोरियां दिन दहाड़े की जाती थी जब बैंक में सभी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते थे, मगर इस बार जो केस FBI एजेंट पॉल और फ्रांसिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो बाकी बैंक रॉबरीज से बिल्कुल अलग था। इस बार इस चोरी को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया था और जो नज़ारा वॉल्ट के अंदर था उसे देख FBI ऑफिसर्स के पसीने छूट गए थे। एजेंट पॉल देखते हैं कि मिट्टी से भरे बैग्स जगह जगह ज़मीन पर पड़े हुए थे और FBI को पूरा एक दिन लग गया वॉल्ट की हर चीज़ को बारीकी से छानबीन करने में। जिस बात ने दोनों FBI एजेंट्स को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि इन चोरों ने 450 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खोलकर उन्हें लूटा और इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगी और यही वजह थी कि FBI एजेंट्स ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर इन बॉक्सेस में से चोरी क्या हुआ है। बहरहाल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है और वहीं एजेंट फ्रैंक बैंक के बाहर जाकर सबूतों की तलाश में लग जाते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र एक सीढ़ी पर पड़ती है जो बैंक की छत की तरफ जा रही थी और साथ ही साथ उन्हें वो बेल अलार्म भी दिखाई देता है जिसे लिक्विड स्टाइरोफोम से जाम किया गया था। जिस तरह से चोरों ने इस बेल अलार्म को जाम किया था और इस चोरी को अंजाम दिया था ये उस ज़माने के हिसाब से एकदम अलग चोरी थी और FBI एजेंट्स को इस चोरी को समझने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि ऐसी चोरी उन्होंने पहले कभी इन्वेस्टिगेट नहीं की थी। इस छानबीन में जो सबसे पहला एंगल दोनों FBI ऑफिसर्स के सामने आया वो ये था कि ये सभी चोर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से बाहर के थे और उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। ये केस अब दिन ब दिन और ज़्यादा उलझता जा रहा था और अमेरिकन गवर्नमेंट को अब ये समझ आने लगा कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है और इसी वजह से FBI इस केस पर अपने 125 एजेंट्स लगा देती है। एजेंट्स का ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि FBI के इतिहास का सबसे बड़ा केस बन गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन में इतने ऑफिसर्स लगाए गए हों और जब इतने बड़े पैमाने की इन्वेस्टिगेशन की खबर एमिल और उसकी गैंग तक पहुंचती है तब वो अपने आगे के प्लान की शुरुआत कर देते हैं। अब एमिल और उसकी गैंग उस जगह से हर सबूत को मिटाना शुरू करते हैं जहां से वो अपनी चोरी की प्लानिंग और ऑपरेट करते थे ताकि पुलिस और FBI उन तक ना पहुंच सके। वो घर के दरवाज़ों, खिड़कियों और सीलिंग से लेकर फ्लोर तक हर चीज़ को बहुत बारीकी से क्लीन करना शुरू करते हैं ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट या DNA FBI के हाथ ना लगे और वो सभी ये घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि उन्होंने घर के चप्पे चप्पे को साफ तो कर दिया था मगर इस दौरान उनसे एक गलती हो गई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। इस चोरी को हुए अब 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे और एमिल और उसकी गैंग भी अब कैलिफोर्निया छोड़ चुके थे, मगर जब वो चोरी में लूटे हुए पैसों को गिनना शुरू करते हैं तब वो $30 मिलियन नहीं बल्कि $12,08,00,000 ही निकलते हैं। ये देख एमिल काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो चोरी उन्होंने की थी उस हिसाब से ये रकम काफ़ी कम थी। बहरहाल अब वक्त था इन सारे चोरी के पैसों को वाइट करने का और इसके लिए वो लोग लास वेगस पहुंचते हैं जहां वो जिमी हॉफा के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करके इन पैसों को वाइट करने वाले थे।
सन 1960 से 1970 के बीच का जो दशक था, ये वो वक्त था जब अमेरिका के ज़्यादातर बड़े क्रिमिनल्स अपने ब्लैक मनी को लास वेगस में ही वाइट करते थे और यही वजह थी कि लास वेगस उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का एक हब बन गया था। इस पूरे ब्लैक मनी को वाइट में बदलने का तरीका भी काफ़ी दिलचस्प था, जिसमें पहले ब्लैक मनी को कसिनो चिप्स में कन्वर्ट किया जाता था और फिर क्रिमिनल्स और कसिनो ओनर्स के बीच एक डील होती थी। इस डील के मुताबिक क्रिमिनल्स कुछ पैसे कसिनो में खेलकर उन्हें कट के तौर पर देते और बाकी ब्लैक मनी कसिनो ओनर दोबारा कसिनो कॉइन से कैश में कन्वर्ट करके क्रिमिनल्स को दे देते और इस तरह उनका सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाता। एमिल ने भी एक ऐसी ही डील एक कसिनो ओनर से की थी, जिसमें वो $4.5 लाख कसिनो ओनर को कट के तौर पर देने वाला था, जिसके बदले कसिनो ओनर एमिल को वो सारे पैसे वाइट करके देने वाला था जो उन्होंने बैंक से लूटे थे। बहरहाल एमिल सारे ब्लैक मनी को बहुत सफाई और बहुत आसानी से वाइट में कन्वर्ट कर लेता है और उधर FBI के हाथ इस चोरी से जुड़ा कोई भी ऐसा सबूत नहीं लग रहा था जो उन्हें चोरों तक पहुंचा सके। अब FBI पर इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब तक 125 एजेंट्स इस केस में इन्वॉल्व हो चुके थे और इससे पहले इतने सारे एजेंट्स तभी इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए थे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी को गोली मारी गई थी। बहरहाल अब एजेंट पॉल और फ्रांसिस इस केस में इन्वॉल्व हर एजेंट से अलग अलग बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने खबरियों को काम पर लगा दें और इस केस से जुड़ी कोई भी लीड उनके हाथ लगती है तो वो फ़ौरन उनसे कांटेक्ट करें। इस चोरी के हुए अब 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे, मगर अभी भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा था। मगर तभी FBI के लॉस एंजलिस ऑफिस में एक दोपहर फ़ोन की घंटी बजती है। ये फ़ोन कॉल उन्हें क्लीवलैंड पुलिस स्टेशन से आया था, जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि ओहायो में एक बैंक रॉबरी हुई है और इस चोरी में भी बिल्कुल उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया है जो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में किया गया था। इस बार क्लीवलैंड पुलिस स्टेशन लॉस एंजलिस FBI को लगभग 100 सस्पेक्ट्स के नाम की लिस्ट देता है जो इस चोरी में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ कौन सा सस्पेक्ट किस क्राइम को करने में माहिर है इस बारे में भी लिखा था। ये लिस्ट मिलते ही लॉस एंजलिस FBI को लगने लगता है कि अब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और वो इस लिस्ट की मदद से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एजेंट पॉल और फ्रांसिस इस लिस्ट से उन लोगों को छांटना शुरू करते हैं जो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी के दौरान फ्लाइट से कैलिफोर्निया आए और गए थे और यहीं से उनका तीर सही निशाने पर लग जाता है और इस केस से जुड़ी पहली कामयाबी उनके हाथ लग जाती है। इस लिस्ट की छानबीन के दौरान जो पहला नाम उनके सामने आया वो था एमिल डेंजियो और क्लीवलैंड पुलिस भी पिछले कई सालों से बैंक रॉबरीज के लिए एमिल की तलाश में थी, मगर वो उनके हाथ नहीं लग रहा था। इस सस्पेक्ट लिस्ट में कुछ नाम और सामने आए और ये वही लोग थे जो उस रात एमिल के साथ बैंक रॉबरी में शामिल थे और अब एक एक करके इस केस की परतें खुलना शुरू होने लगती हैं। एमिल और उसकी गैंग इस चोरी के दौरान इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको यही लग रहा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और यही वो वजह थी कि कैलिफोर्निया आने जाने के लिए उन्होंने अपने नाम से टिकट्स बुक किए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब FBI को ये पता लगाना था कि यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक को लूटने के बाद ये सभी चोर आखिर गए कहाँ और इसके लिए FBI एयरपोर्ट के आसपास टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर देती है। कई दिन चली पूछताछ के दौरान एक टैक्सी ड्राइवर चक मलिनन की फ़ोटो से उसे पहचान लेता है और FBI को बताता है कि कुछ हफ्तों पहले एमिल और उसकी गैंग ने उसे धमकाया था और साथ ही साथ उसे $100 की टिप भी दी थी क्योंकि उसने उसे एक लग्जरी होटल के बाहर छोड़ा था जिसका नाम था जुबली इन। होटल का नाम पता चलते ही FBI एजेंट्स फौरन उस होटल पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एमिल के साले चक मलिगन ने यहां अपने असली नाम से रूम बुक कराया था। अब FBI एजेंट्स उस रूम के फ़ोन से किए गए फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड निकालते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि चक ने जिस शख्स को यहां से कॉल किया था उसका नाम अर्ल डॉसन है और वो टस्टन कैलिफोर्निया का रहने वाला है। डॉसन के बारे में पता करने पर यह मालूम हुआ कि अभी वो यंगस्टन ओहायो में रह रहा है और जब FBI ने डॉसन से पूछताछ की तब उसने बताया कि चक मलिगन उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो उसके गराज में कार पार्क करने आया था जो अभी भी उसके गराज में ही खड़ी है। FBI ने जब डॉसन से इस बैंक रॉबरी के बारे में पूछताछ की तब उसने बताया कि वो इस रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और तब FBI सर्च वारंट लेकर गराज में खड़ी उस कार की तलाशी लेने पहुंच जाती है। अब एजेंट पॉल और फ्रांसिस इस कार की तलाशी लेना शुरू करते हैं और जो सामान उन्हें इस कार से मिला उसे देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उन्हें ये समझ आ गया कि अब वो इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। इस कार से उन्हें वो ग्लव्स, फेस मास्क, हथियार, हथौड़ियाँ और हर वो सामान मिल गया जो इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था और कुछ पर तो एमिल की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी थे। अब FBI को ये पता लगाना था कि एमिल और उसकी गैंग ने इस चोरी की प्लानिंग कहाँ करी थी और वो कहाँ छुपे थे और यहाँ भी चक के कॉल रिकॉर्ड्स ने उनका साथ दिया और इस कॉल रिकॉर्ड से FBI को ये भी पता लगा कि चक ने लगुना निगल कैलिफोर्निया के एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल की थी और वहाँ हैरी बार्बर के नाम से एक बड़ा सा फ्लैट बुक किया था।
ये फ्लैट उसने 3 महीनों के लिए ही बुक किया था, जिसका साफ मतलब था कि अगर वो इसे कुछ ही दिनों में खाली कर देंगे तो भी वहाँ 3 महीनों तक कोई रहने नहीं आएगा। बहरहाल FBI जब इस फ्लैट पर पहुंची तब ये पूरी तरह साफ और चमक रहा था और यहाँ फिंगरप्रिंट्स और DNA का कोई सबूत नहीं छोड़ा गया था। और तभी FBI की नज़र एक प्लेट पर पड़ती है जो बिना धोए किचन में रखी हुई थी, और यही वो चूक थी जिसकी वजह से एमिल और उसकी गैंग पकड़े जाने वाले थे। इस डिश की मदद से अब FBI फॉरेंसिक्स फिंगरप्रिंट्स डेवलप करना शुरू करती है, और जब इन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया तब ये एमिल और उसकी गैंग के कुछ लोगों से मैच हो गई, जिसका मतलब था कि अब FBI इन सभी चोरों को गिरफ्तार कर सकती थी। बहरहाल 27 जून सन 1972 की एक सुबह जब एमिल डेंजियो अपने घर से निकलकर अपनी कार में बैठ रहा था, तभी लगभग 1 दर्जन पुलिस कार्स उसे घेर लेती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एमिल के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कई हज़ारों डॉलर्स अलग अलग जगहों में छुपे मिले, और साथ ही साथ एमिल ने यह भी बता दिया कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। अब FBI पूरी गैंग को गिरफ्तार कर चुकी थी और उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो गैंग के खिलाफ गवाही दे और पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। इसी दौरान गैंग का एक मेंबर चार्ली ब्रोकल पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और इस पूरी बैंक रॉबरी की प्लानिंग और छुपाए हुए पैसों के बारे में बता देता है। एमिल के भाई जेम्स को 15 साल की सज़ा सुनाई गई और वहीं एमिल, चक और बार्बर को 20-20 साल की सज़ा सुनाई गई। क्योंकि चार्ली ब्रोकल ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया था, इसलिए उसे बिना कोई सज़ा सुनाए छोड़ दिया गया और पुलिस $12 मिलियन में से $8 मिलियन ही बरामद कर पाई। ये थी कहानी एक परफेक्ट चोरी की जो कभी पकड़ी न जाती, मगर सिर्फ एक प्लेट की वजह से पूरा गैंग पुलिस के हाथ लग गया और FBI के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।